तरह से आप जो है ना अपना एक कंपोनेंट का डाटा मल्टीपल कंपोनेंट्स के अंदर आप पास कर सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोब ड्रिलिंग। अब क्या होता है कि हमने अभी तक देखा कंपोनेंट को रीयूज़ करना। अब ये बातें आप लोगों को समझ नहीं आ रही होंगी, मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप लोगों ने काम ही नहीं किया हुआ पिछला। सही है। और रिएक्ट के इंटरव्यू के लिए जाओ ना तो सबसे पहला सवाल यही होता है प्रोब ड्रिलिंग क्या है। सही है। तो अगर ये ना करोगे तो फिर ये समझ लो कि कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों का आगे भी कंटिन्यू करने का या पीछे जो आपने किया हुआ है, क्योंकि मेन चीज़ रिएक्ट है। अगर आपको वो नहीं आती, टेलविंड CSS और रिएक्ट JS फ्रंट एंड के इंटरव्यू की बात कर रही हूँ, और जावास्क्रिप्ट, अगर ये नहीं आती तो फिर HTML और CSS में आपके प्रो होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। और अगर बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में Node.js, ExpressJS और MongoDB, अगर ये चीज़ें नहीं आती तो फिर बैकएंड का भी फ़ायदा नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। बैकएंड डेवलपर बनने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फ्रंट एंड डेवलपमेंट आसान है। आपकी HTML और CSS ही तो है, थोड़ा सा काम जावास्क्रिप्ट का, थोड़ा सा रिएक्ट का काम है। तो ज़रा इसको समझ लें, इसको कर लें तो फ़ायदा हो जाएगा। नहीं तो बैकएंड जैसे आप लोगों के हालात हैं, फ्रंट एंड नहीं आ रहा जो कि आसान चीज़ है, आसानी से समझ आ जाती है। बैकएंड बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो नहीं समझ आती। ठीक है। और वो है भी प्योर जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो हमें छोटा मोटा काम जावास्क्रिप्ट का नहीं आ रहा तो फिर प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड हम कैसे लिखेंगे? तो उसको ज़रा सीरियस होकर कर लें। अच्छा जी, वापस करते हैं इसको और कोड पे जाते हैं। बैच हमारा जैनिस, बैच कौन सा? 216 और 17, 18 और 19, यानी 19 के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे ना हम लोग। ये रहा। राइट क्लिक करते हैं और ओपन विद कोड कर देते हैं इसको। और यहाँ पे जी दानियाल निकाला नहीं आपने लैपटॉप, क्या मसला आ रहा है उस पर? अच्छा, अगर इससे ही सही करना होता तो इतने दिनों से कर ना लेते आप। अभी से कर लें इसको तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो एंड वाले। अच्छा, कोई किसी बैच का लास्ट लेक्चर हुआ ना तो मैं उन बच्चों की शक्लें आप लोगों को दिखाऊंगी, देख के तरस आ रहा होता है कि 6 महीने ज़ाया कर दिए। और फिर एंड पे उनको भी ख्याल आ जाता है कि भी सब उनकी फिर ये होता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी 6 महीने का काम करवा दें। हाँ, फिर वो हाल होता है। तो ये अभी से समझ ले, बहुत दुख होगा एंड पे जाके कि जब हमने कुछ किया ही नहीं, 6 महीने भी ज़ाया किए, टाइम भी ज़ाया किया और कुछ आया भी नहीं है। 2 महीने रह गए हैं ना। कितने लेक्चर्स हो गए टोटल? 40 लेक्चर्स। थर्टी 32 लेक्चर्स हो गए हैं। तो हम थोड़ा सा स्लो हैं। 32 लेक्चर्स हो गए, अभी बैकएंड पढ़ा हुआ है। हाँ, MongoDB एक्सप्रेस ही है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं उसको क्या करना है। अच्छा जी, ये रहा। हमने कुछ लास्ट टाइम हुक्स को देखा था, स्टेट्स को देखा था। आज हमने बात करनी है कि प्रोब ड्रिलिंग क्या होती है। अभी तक आप देखिए जो मैंने इंक्रीमेंट वाला काम हमने यहाँ पे किया था ना, ये यहीं तक महदूद है। अगर आप ये चाहो ना कि अच्छा ये हमजा 13 जो इसकी वैल्यू है ना, ये मुझे मेरे दूसरे कंपोनेंट कंडीशन में देखने को मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही है ना। या आप अगर ये कह दो, ये कहाँ गया? ठीक है, किया। अच्छा, हमने वो बनाया हुआ, ठीक है, लिंक किया हुआ। या आप ये कहो कि यहाँ से कोई वैल्यू जो है ना वो हमारे पास किसी दूसरे कंपोनेंट में चले जाए, वो नहीं जा रही। ऐसा ही है। आप देखो कि ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है? स्टेट हुक। यहाँ पे अगर हमने ये काम किया हुआ इंक्रीमेंट वाला और डिक्रीमेंट वाला। सही है। हम यही सेम काम जो है ना करना चाह रहे हैं अपने होम पेज के अंदर। कर पाएंगे? मैं ये चाहती हूँ कि जो काम ये बटन्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, चलो बटन्स को छोड़ो, ये जो वैल्यू है 9,
ठीक है, जिसको हम अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। जब ये यहाँ पे कम या ज़्यादा हो ना, तो ये 9 जो है ना मुझे होम पे भी नज़र आए, यानी होम पे भी यहाँ पे 9 लिखा हुआ नज़र आए। अगर उसको कम करें तो यहाँ पे भी कम हो जाए, अगर उसको ज़्यादा करें तो वहाँ पे भी ज़्यादा हो जाए। ये काम करना है हमने। आ जाए आ जाए। कैसे होगा देखते हैं जी, वापस आते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जी हमारे पास। लाइबा हैं, वनीज़ा हैं, ज़ैनब है। तो स्ट्रेट हुक वाले कंपोनेंट में जाते हैं। मैं ये राउट कॉपी कर लेती हूँ। हाँ जी, 2:30 से 4 और 11:30 से 1 वाला, 10 से 11:30, 10 से 11:30 था ना। नाम मुझे अपना इनका बताया कौन। वनीज़ा, लाइबा और वनीज़ा, लाइबा और ज़ैनब। ठीक है, आप लोग मुझे अपने एड्रेस से आपका नेम है नहीं, कंट्रोल थी और कौन सा था? मारूफ और महजबीन और असदुर्रहमान कौन थे? आप लोग मेरी बात अच्छा जी, आ जाए ज़रा ये लोग भी वापस। नेट नहीं आ रहा? अच्छा, जैप इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स वाला है, बल्कि आप लोग ये वाला कलेक्ट कर लें, जैपियन वाला या जैप 5G। जैप कैपिटल और 111234। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने कि स्टेट हुक के अंदर ये हमारा कंपोनेंट बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, ये स्टेट है हमारी, ये हमारा स्टेट वेरिएबल जिसको हमने लास्ट टाइम जो है वो क्रिएट किया था। मैं ये चाहती हूँ कि इस स्टेट के अंदर जो वैल्यू है ना, वो मेरी वैल्यू मुझे यहाँ पे भी होम के अंदर भी शो हो। कैसे होगा ये काम? लिंक करेंगे, बिल्कुल ठीक काम है, हम इनको लिंक करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लिंक है ना, वो ये वाला लिंक नहीं होगा। हमें इनको लिंक करना पड़ेगा स्टेट्स की बेस पर। अगर आप वापिस आए तो इनका आप देखें कि ये सेपरेट कंपोनेंट है स्टेट हुक, और होम का पेज जिसके ऊपर मैंने वो शो करवाना है, वो पेज कहाँ गया? app.jsx के अंदर है शायद, होम, ये रहा। ये होम का पेज सेपरेट पेज है, यानी ये दोनों आप कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, यानी एक ही लेवल पे हैं। ये भी एक सेपरेट पेज है, ये भी एक सेपरेट पेज है। अब इनके दरमियान डाटा मैंने ट्रांसफर करना है, यानी स्टेट हुक वाली स्टेट को मैंने पास करना है होम के अंदर। कैसे पास करूँगी? इंपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? कोई इनके दरमियान रिलेशन भी तो होना चाहिए ना, यानी पेरेंट या चाइल्ड का रिलेशन हो। ये हो कि होम जो है वो पेरेंट है, स्टेट हुक जो है उसके अंदर कंपोनेंट है, उसका चाइल्ड है। जैसे यहाँ पे आप देखो, होम आपका पेरेंट कंपोनेंट है और रीयूजेबल कंपोनेंट, ये हमने सेपरेट बनाया हुआ था, तो ये इसका क्या है? चाइल्ड। उसके बाद बटन वाला कंपोनेंट हमने सेपरेट बनाया हुआ था, लेकिन इसके अंदर कॉल किया हुआ, तो ये भी इसका चाइल्ड है।
अब होम के अंदर से बटन के अंदर डाटा ट्रांसफर करना आसान है, पेरेंट टू चाइल्ड। अब रिएक्ट जेएस में जो कॉन्सेप्ट होता है ना डाटा ट्रांसफर करने का, वो होता है पेरेंट टू चाइल्ड, यानी जो भी कंपोनेंट आपका है उस कंपोनेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, टॉप कंपोनेंट से आप जो अंदर वाले कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर डाटा ट्रांसफर कर सकते हो आसानी के साथ। जैसे हमने किया, बटन का फंक्शन बनाया यहाँ पे, लेकिन उसको बटन के अंदर हमने पैरामीटर्स के थ्रू पास कर दिया। लेकिन अब ये कैसे जाए, वो एक सेपरेट पेज है, ये एक सेपरेट पेज है। तो इसको पास करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को एक सेम कंपोनेंट में रैप करना पड़ेगा। वो पेरेंट वो बनेगा कंपोनेंट, इन दोनों पेरेंट का, इन दोनों कंपोनेंट्स का पेरेंट, वहां पे हम स्टेट डिक्लेयर करेंगे और इन दोनों के अंदर हम लोग पास करेंगे एज अ प्रोब। देख लें ऑनलाइन लिंक में कोई है तो नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब वापस आ जाए। यहाँ पे हमने क्या करना है कि होम के कंपोनेंट को और स्टेट हुक के कंपोनेंट को एक ही कंपोनेंट के अंदर रैप कर देना है, और फिर वहां से इन दोनों कंपोनेंट्स के अंदर आपने डाटा पास करना है जी। जो हमारा है जिसके अंदर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसके लिए जो अलग से उसके स्टेट हुक्स और प्रॉब्लम वगैरह है, वो हम ऊपर लेके जाएंगे ना, पेरेंट, ये स्टेट्स हुक हम यहाँ से उठाकर पेरेंट में ले जाएंगे और वहां से पास करेंगे इसको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके देखते हैं, सबसे पहले जो पेरेंट एक जो क्लास होती है हमने वो बनाई हुई है, वो हमारा ऐप का कंपोनेंट है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ही आकर एक मैं नई फाइल बना लेती हूँ, इस फाइल को नाम देती हूँ पेरेंट कंपोनेंट। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले आप एक कंपोनेंट बनाएंगे RAFCE, और इसको जो है ना हम ये कर देते हैं, ठीक है। अब ये पेरेंट कंपोनेंट, यहाँ पे मैं इसको नाम भी जो है ना वो दे देती हूँ पेरेंट कंपोनेंट। इसको सेव करते हैं और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हम जाते हैं जी app.jsx के अंदर, इसका बनाते हैं एक राउट, ठीक है। तो मैं इसी को कॉपी करती हूँ नीचे और इसको नाम दे देती हूँ पेरेंट, और टी हटा के ये रहा पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और नैवबार में चले जाते हैं और यही जो लिंक है ना, नैवबार में जाकर लिंक कर देंगे नैवबार, और फॉर्म के नीचे जो है ना हम इसको लगा देते हैं, ठीक है। वापिस आते हैं, पेरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि पेरेंट कंपोनेंट के अंदर अपना होम का कंपोनेंट भी और अपना स्टेट का कंपोनेंट भी दोनों क्या कर देंगे, पास कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आकर हम ये कर देते हैं कि आपके कंपोनेंट का नाम क्या है, होम, ये यहाँ पे कॉल कर देते हैं, ठीक है। और दूसरे कंपोनेंट का क्या नाम है हमारे, स्टेट हुक, ये रहा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, सिबलिंग, ठीक है। और इनका पेरेंट क्या है, सेम है। अब अगर हम वापस आएंगे ना तो ये हमें सारा कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। ये नीचे वाला कंपोनेंट रहा, ये हमारा होम पेज का कंपोनेंट रहा। अब ये जो वैल्यू है ना, हमें ये चाहिए ऊपर होम पेज के अंदर। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो आपने स्टेट हुक के अंदर ये जो स्टेट्स बनाई है ना, ये वाली, नहीं नहीं, क्या मतलब, जो होम के अंदर लिखा हुआ है वो स्टेट हुक के अंदर नहीं आएगी, आ सकता है, पास करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, हम ये क्या करते हैं कि यहाँ से इस स्टेट को कट करते हैं। ये हमारी स्टेट का नाम क्या था जो हमने बनाई थी, स्टेट और सेट स्टेट, ठीक है। लास्ट टाइम अगर याद हो तो हमने यूज स्टेट हुक बनाई थी और हमने बात की थी कि यूज स्टेट हुक आपको एक एरे देती है। उस एरे के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक वेरिएबल और दूसरा उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करने के लिए फंक्शन या मेथड, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे आकर क्या करना है, इसको अभी हमने रखा हुआ है सिर्फ स्टेट हुक के कंपोनेंट के लिए, लेकिन हम इसको अब यहाँ से उठाते हैं, कट करते हैं, ठीक है, और पास कर देंगे पेरेंट कंपोनेंट में यहाँ पे आकर, ठीक है। स्टेट की को दोबारा से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ये रहा यूज स्टेट इंपोर्ट हो। लेकिन अब अगर आप वापस आएंगे ना तो आपको यहाँ पे एरर्स देखने को मिलेंगे, इसमें नहीं है। अगर स्टेट ऑप्शन में चले जाएं, लगता है सेव नहीं किया हमने, हाँ सेव नहीं किया हुआ। मैं सेव करती हूँ, वापस आती हूँ तो आप देखें यहाँ पे एरर आएगा, और वो एरर ये होगा कि आपने रेफरेंस एरर स्टेट इज नॉट डिफाइंड एट रिएक्ट स्टेट हुक कंपोनेंट का नाम है और लाइन नंबर 20 पे एरर, ठीक है। स्टेट हुक डॉट JSX आपकी फाइल का नाम है और लाइन नंबर 20 पे उसके एरर है। स्टेट हुक और लाइन नंबर 20, ये रहा जी स्टेट, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी आपको एरर्स देखने को मिलेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था हमने वो यहाँ से कट कर दिया जी। फातिमा है, अब्दुल्ला है, अरहम है, नूर फातिमा है, नूर फातिमा और फातिमा, नज़ीर, अब्दुल्ला, अरहम। स्क्रीन नहीं आ रही। फातिमा, हाँ जी, नूर फातिमा, एक नूर फातिमा, एक फातिमा जजीर। अरहम है और नूर फातिमा। ठीक है, कोई और स्टूडेंट आए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। अच्छा जी, अब और आप उनको कह दीजिएगा ऊपर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आकर आ रहा है इशू कि भाई आपने यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था या जो स्टेट बनाई हुई थी वो यहाँ पे अब मौजूद नहीं है, क्योंकि वो स्टेट हमने अब कॉल कर दी है जाकर पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। अब चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एरर्स किस तरह खत्म करें, यही यहाँ से हम पैरामीटर्स के थ्रू पास कर देते हैं। स्टेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, और मैं यही स्टेट का वेरिएबल जो है ना वो यहाँ पे पास कर दूँ। सेट स्टेट फंक्शन, मैं इधर आके इसको सेम पैरामीटर का नाम दे देती हूँ और सेम इसके अंदर पास कर देती हूँ। मैंने पैरामीटर स्टेट हुक कंपोनेंट के अंदर पास कर दिया, लेकिन मैंने अब इनको यहाँ से आकर क्या करना है, रिसीव भी करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, पहले का नाम था स्टेट और नाम जो है ना वो आप ये लिखते हो, ठीक है। जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम है वही एग्जैक्ट आपने ये लिखना है, अंदर वाला चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगला इसके बाद क्या है, सेट स्टेट, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये एरर तो नहीं आएगा कि स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे जो है ना वो फिर भी एरर दे रहा है। डिक्रीमेंट पे ये कह रहा है और अगर इंक्रीमेंट करें तो ये सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। हालांकि ये क्या है, एक फंक्शन है, हमें पता है कि ये क्या है, एक फंक्शन है, लेकिन जब क्लिक करते हैं तो वो कहता है कि सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि हमने इसको जो हैंडल किया हुआ है वो सेट स्टेट, आपको नहीं आना चाहिए वैसे ये वाला एरर, रीलोड, इंक्रीमेंट सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन, स्टेट हुक लाइन नंबर 8, सेट स्टेट। और अगर इसको मैं यहाँ पे आकर कॉपी करूँ, अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एरर क्यों आ रहा है, तो मैं सबसे पहले जो है उसी फाइल में आई हूँ जिसपे एरर था, ठीक है। ये एरर हैंडलिंग का मैं तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। अब देखिए एरर जो है ना वो अनकैच एरर है, टाइप एरर का, ठीक है। और एरर क्या है, सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन, यानी हम उसको फंक्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं लेकिन वो एक फंक्शन नहीं है। एरर कहाँ पे है, लाइन नंबर 17 पे उसने कहा था, पहले 18 पे कहा था, तो 8 पे, लाइन नंबर 8 पे, 7 पे ये रहा।
तो मैं यहाँ पे आकर सबसे पहले देखती हूँ कि ये सेट स्टेट फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया है। तो फर्स्ट टाइम सेट स्टेट यहाँ पे आया है, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना कंसोल करती हूँ, CLG सेट स्टेट, और ये चेक करते हैं वापस आकर कि ये क्या कह रहा है। सेट स्टेट इज अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड इसको क्यों कह रहा है? पेरेंट कंपोनेंट में चलते हैं, सेट स्टेट हमने इसको कॉपी की, और अगर यहाँ पे आकर कंसोल करें हम लोग स्टेट की वैल्यू को, और वापस चलते हैं पेरेंट कंपोनेंट पे, ये रहा जी। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे इशू क्यों आ रहा है? ये वाले स्टेट हुक पे इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इशू दे देता है, डिक्रीमेंट करते हैं तो वो इशू दे देता है। उसकी वजह ये है कि सेट स्टेट तो किसी के पेरेंट, इसका तो कोई पेरेंट है ही नहीं। ऐसा ही है, हमने पेरेंट टैग के अंदर जो बनाया हुआ है, इसके अंदर ये देखें ये सही काम कर रहा है, क्योंकि जिसके अंदर हम प्रोम पास कर रहे हैं वो ये वाला कंपोनेंट है, यानी जो हमने सेट स्टेट के अंदर कॉल किया हुआ है। लेकिन इस वाले को जो हम यहाँ पे दूसरी तरफ यूज कर रहे हैं उसको हमने कहीं पे यूज नहीं किया हुआ, और उसके अंदर पैरामीटर्स हमने सही तरह से पास नहीं किए हुए, इसलिए वो वहां पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आकर अगर हम कंसोल ओपन करें तो ये हमें देगा अनडिफाइन, ये रहा, ठीक है। ये सेट स्टेट भी अनडिफाइन है और स्टेट भी वैसे भी अनडिफाइन है। लेकिन अगर मैं इसको क्लियर करके पेरेंट में जाती हूँ ना, तो आप देखें स्टेट की वैल्यू ये आ रही है, और सेट स्टेट क्या है, एक पूरे का पूरा आपका फंक्शन। तो ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशन होता है आपके डाटा पास करने का। अब यहाँ पे आकर अब देखिए आप कि इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ये डिक्रीमेंट भी यहाँ पे हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि हमने ये वैल्यू जो है ना वो होम कंपोनेंट के अंदर जाकर शो करवानी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप वापस आए पेरेंट कंपोनेंट में, ये जो स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर है आपकी वो 10 या जो भी आपकी वैल्यू अपडेट हो रही है, आप वही अपडेटेड वैल्यू इसके अंदर जो है वो पास करें, ठीक है, होम के अंदर। और यहाँ पे आकर कर्ली ब्रैकेट्स लगाएं और स्टेट लिख के आप इसको यहाँ पे रिसीव करें। अब जब आप इसको रिसीव करेंगे ना तो आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको जो है ना वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे आती हूँ H1 और इसको एक क्लास दे देती हूँ, क्लास नेम फॉन्ट टेक्स्ट 5 एक्सेल, ताकि बड़ा हो, आप लोगों को सही तरह से नज़र आ जाए। दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगाती हूँ और इसी स्टेट को इसमें कॉल कर देती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आपको 10 शो हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं शो हुआ उसकी वजह भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसको इससे बाहर निकाला हुआ, क्योंकि ये जो आपके पास ये रीयूजेबल कंपोनेंट है ये एक सेपरेट कंपोनेंट है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे हमने इसको सेपरेट बनाया हुआ था, अगर हमने इसके अंदर शो करवाना है तो हमें फिर ये यहाँ पे भी पास करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ही हम इसको जो है ना वो डिस्प्ले करवा देते हैं। अब आप देखें यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज होंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है ना आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब एक मसला, अब जैसे हमने ये बात की कि 15 को जो है ना हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या है, एक और कंपोनेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यही स्टेट इस कंपोनेंट के अंदर भी पास करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगी, प्रोप ड्रिलिंग। जब आपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर उसके चाइल्ड को डाटा पास करना होता है तो जितने भी दरमियान में कंपोनेंट्स आते हैं हमें उन सब के अंदर क्या करना पड़ता है, डाटा को पास करना पड़ता है। अब आप देखो इस कंपोनेंट इधर मैंने डाटा शो करवाना है ना, लेकिन मुझे इसके पेरेंट होम के अंदर भी ये स्टेट का वेरिएबल पास करना पड़ेगा, चाहे मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं। अब यहाँ पे जो मैंने इसको शो करवाया है मुझे इसकी यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, मुझे तो इसकी यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इस पार्ट के अंदर है इसलिए पहले पेरेंट के पास जाएगा और फिर चाइल्ड के पास आएगा। तो ये होता है प्रोप ड्रिलिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन जब आप इस पे काम करेंगे आपको ये तब मजीद खिचड़ी पकाएगा, क्योंकि ये एक तरह का बग है रिएक्ट के अंदर जिसको नाम दिया जाता है प्रोब ड्रिलिंग का। अब एक मसला और है, अगर आप ये चाहें ना कि आप चाइल्ड से डाटा पेरेंट को पास करें तो आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको दोबारा से वही प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, पेरेंट बनाने का, चाइल्ड बनाने का और फिर उसके अंदर डाटा पास करने का। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसके लिए एक आसान हल है हमारे पास और उस हल का नाम है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या काम करती है, अभी इसको मैं थोड़ा सा अगर हो सके तो आसान कर दूं कि आप देखें, आपके पास है जी एक पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है, सही है, एन ई कंपोनेंट, ठीक है, ये है जी आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट। इस पेरेंट कंपोनेंट के हैं 4 चाइल्ड, ठीक है, यानी पेरेंट, उसका फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट, चाइल्ड का आगे से इसका खुद का भी चाइल्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूं, ये रहा, ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देती हूँ, ये आ जाएगा फर्स्ट चाइल्ड का आगे से चाइल्ड, ये क्या होगा, इसका ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, इसका भी अंदर से एक चाइल्ड है, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं सब चाइल्ड। वो जैसे हमारा नहीं होता, वो दादा परदादा बाबा और फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, ये वही हिसाब है, ठीक है, वो हाँ वो इनहेरिटेंस पेरेंट टू चाइल्ड वो वाला, ठीक है। अब ये है जी ग्रैंड पेरेंट या पेरेंट कंपोनेंट आप इसको कह दो। यहाँ से हमने कोई डाटा पास करना है सब चाइल्ड के अंदर, कैसे करेंगे? इसके लिए एक ही तरीका है और वो है प्रोब ड्रिलिंग। नाम भी लिख लेते हैं इसका यहाँ पे आकर, प्रोब ड्रिलिंग। वो तरीका क्या है कि यहाँ से डाटा जो है ना वो ट्रांसफर होगा इसके चाइल्ड को, इसके चाइल्ड के उसके अगले चाइल्ड को रेंड पे जाकर उससे अगले चाइल्ड को। चाहे अब देखें ये जो मैं डाटा ट्रांसफर कर रही हूँ ना, इसकी ज़रूरत सिर्फ इस चाइल्ड को है, इनको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये इनके लिए फजूल है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये फजूल डाटा इनको अपने अंदर होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि इनके चाइल्ड को इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो ये डाटा पहले जाएगा फर्स्ट चाइल्ड के पास, फर्स्ट चाइल्ड इसको अपने चाइल्ड को देगा, फिर ये डाटा कहीं जाकर यहाँ पे आएगा। अब ये इन दोनों ने इसको क्यों लिया, सिर्फ अपने चाइल्ड को ट्रांसफर करने के लिए। अब इधर तो साइज ज़्यादा हो गया ना, एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी हुई है तो उसका तो वेट ज़्यादा होगा, कोड ज़्यादा होगा, कंपोनेंट का डाटा ज़्यादा हो गया तो कंपोनेंट तो स्लो हो जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन फिर भी ये इसको होल्ड करके बैठे हुए क्योंकि इनके चाइल्ड को इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब एक बात है कि अगर हमने चाइल्ड से डाटा, पेरेंट से तो चाइल्ड की तरफ डाटा आ गया, लेकिन अगर मैंने सब चाइल्ड से पेरेंट को डाटा भेजना है तो कैसे भेजना है, कैसे? इसके लिए भी क्या होगा कि यहाँ तो एक तरीका ये है कि पेरेंट कंपोनेंट को सब चाइल्ड के अंदर आके कॉल कर लो, लेकिन ये तो गलत हो जाएगा सारा काम। अगर हम इसको नीचे कॉल करेंगे तो इसकी सारी की सारी लॉजिक भी नीचे आकर दोबारा कॉल हो जाएगी। ये रहा, जो ऊपर प्रोसेस हो रहा है वही प्रोसेस नीचे हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, रिपीटेशन कोड ज़्यादा हो गया, इससे भी ऐप स्लो हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत सारे मसले ना रिएक्ट में आते हैं डाटा ट्रांसफ़र करने के, क्योंकि इसमें वन वे है, पेरेंट टू चाइल्ड डाटा जाता है, चाइल्ड टू पेरेंट भेजना है, बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इस मसले को ख़त्म करने के लिए, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट डाटा को ख़त्म करने के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करेंगे। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या करती है, एक कॉन्टेक्स्ट बना देती है, यानी एक एरिया बना देती है, एक जोन बना देती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने डाटा को स्टोर कर लेते हैं। अब जितने भी कंपोनेंट्स हैं ना आपके, यानी ये सारे के सारे, अगर मैं इनको अनकमिट करूं, अब ये पेरेंट कंपोनेंट है, हमने इससे डाटा सब चाइल्ड को ट्रांसफ़र करना है, तो क्या होगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के केस में, ये जो डाटा है ना पेरेंट क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर रखवा देगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई से जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं ये खुद जाकर अपना डाटा रिसीव कर सकते हैं, इसको किसी के अंदर प्रोब ड्रिलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा,
पेरेंट कंपोनेंट ने डाटा रखवा दिया उसके अंदर जाकर कॉन्टेक्स्ट एपीआई के अंदर, ठीक है। अब जितने भी चाइल्ड हैं यानी सब चाइल्ड को ज़रूरत है ना, ये नहीं करेगा कि फर्स्ट चाइल्ड के पास जाएगा, फर्स्ट चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड के पास डाटा आएगा और ग्रैंड चाइल्ड से सब चाइल्ड के पास डाटा आएगा, नहीं, सब चाइल्ड डायरेक्ट जाएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पास और वहाँ से डाटा रिसीव करके अपने पास ले आएगा। इसको अपने जो पेरेंट चाइल्ड से उनकी ज़रूरत नहीं है अब। और दूसरी बात, अगर सब चाइल्ड से डाटा हमने पेरेंट कंपोनेंट को भेजना है तो इसका भी आसान हल है। सब चाइल्ड क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पास आकर डाटा रखवा देगा। अब पेरेंट कंपोनेंट क्या करेगा, जब उसको इस डाटा की ज़रूरत होगी खुद ही आएगा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के पास, डाटा लेकर ऊपर चले जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा एसेट्स के अंदर, ज़्यादातर लोग जो है वो उसको यूज़ करते हैं, एक फ़ाइल बनाएंगे और इस फाइल का नाम होगा आपका context.jsx। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट के लिए सबसे पहले अगर हम चैट जीपीटी पे आए, यहाँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा हमने जो यूट्यूब पे देखा है वो थोड़ा सा मुश्किल बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं चैट जीपीटी पे, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इधर सर्च कर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अच्छा जी, कॉन्टेक्स्ट, ये रहा। इसमें सबसे पहले क्या काम होता है, और ये इन्होंने तो थोड़ा सा गलत बताया, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट फाइल एंड देन स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट एपीआई अच्छा जी, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये इसका आप क्या करते हैं कि एक सेपरेट कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं। उस फाइल के अंदर आकर सबसे पहले आप बनाते हैं एक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। नहीं, अच्छा, आप क्या करते हैं जी, यहाँ पे आकर बना लेते हैं एक कॉन्टेक्स्ट यानी एक वो बॉक्स कह लें, एक कंटेनर कह लें, जिसके अंदर आप क्या करते हैं अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, एक प्रोवाइडर बनाते हैं। वो प्रोवाइडर क्या करता है, आपकी पूरी ऐप जो है ना, रिएक्ट ऐप, उसके अंदर डाटा वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। यानी जिस भी कंपोनेंट को ज़रूरत होगी वो डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट से आकर डाटा को ले लेगा। प्रोवाइडर आप ये कह सकते हो एक तरह से आपकी पूरी रिएक्ट ऐप को वो रैप कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, और फिर उसको आप डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। और इसके बाद चिल्ड्रन जो है, यहाँ पे चिल्ड्रन आपकी पूरी रिएक्ट ऐप के जितने भी कंपोनेंट है वो यहाँ पे चिल्ड्रन कंसीडर होंगे, और इसको आप बनाते हैं यहाँ पे आकर। सबसे पहले नहीं, इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, इसको नाम दे देंगे। इसके लिए एक आपके पास फंक्शन आता है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, ये क्या करेगा, आपका एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो बना देगा। ये बने बनाया फंक्शन है, हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है।
आगे चलते हैं और आगे जाकर इन्होंने क्या किया हुआ है कि एक प्रोवाइडर बनाया हुआ है जो सारी रिएक्ट ऐप के अंदर क्या करेगा, डाटा प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, एक एरो फंक्शन सिस्टम जैसे एक आपका आम फंक्शन होता है, आप वैसे इसका नाम रख दें। मैं इसका नाम जो है ना वो प्रोवाइडर रख देती हूँ खाली, इज इक्वल टू एरो फंक्शन। ठीक है, ये इतना काम हो गया। लेकिन यहाँ पे आकर हमें इसको पैरामीटर के थ्रू एक जो है वो चाइल्ड पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये चाइल्ड क्या है, आपकी जितनी भी रिएक्ट ऐप है वो सारी की सारी रिएक्ट के कंपोनेंट है। और इसके बाद प्रोवाइडर आपको क्या करेगा, चलिए गुजरने दे उसको। अच्छा जी, ये प्रोवाइडर होगी इस्लाम दुआ, काम की तरफ आ जाए। हाँ हाँ, तो ये किसने रोका है आपको काफी दिनों के बाद मिलने के लिए? टाइम पे आया करें ना। अच्छा अच्छा जी, अब आपने ये जो हो गया कर ले। अच्छा, रिटर्न अब आपको क्या करेगा, ये जो कॉन्टेक्स्ट आपने बनाया हुआ है ना, अब वो कॉन्टेक्स्ट हमने रखना है उस प्रोवाइडर के अंदर। यानी आप ये कह सकते हैं सबसे पहले मेन जो हेड है वो प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर के अंदर आपका कॉन्टेक्स्ट है और कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपकी पूरी की पूरी रिएक्ट ऐप है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आकर हमने ये जो कॉन्टेक्स्ट बनाया हुआ है हम इसी को यहाँ पे आकर कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक मेथड आता है प्रोवाइडर का, इसको यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। और प्रोवाइडर के अंदर एक, चलो इसको बाद में करेंगे, यहाँ पे आकर आपने यही जो ऊपर चाइल्ड लिखा हुआ है वही चाइल्ड आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और इसको आप यहाँ से क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट, ताकि हम दूसरी वेबसाइट्स के अंदर इसको जाकर पेजेस के अंदर यूज़ कर सके, इंपोर्ट कर सके। ठीक है, यहाँ तक आकर, अच्छा ये चिल्ड्रन नाम है, चाइल्ड नहीं है, और ये पैरामीटर का नाम हमेशा सेम ही रहता है। हम चाइल्ड यूज़ किया हुआ है, चिल्ड्रन होता है ये, और इसको आप चेंज करेंगे तो ये आपको एरर दे देता है। अच्छा आगे चलते हैं, और नीचे जी हमारी ये कस्टम हुक, उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक फंक्शन बनाया और फंक्शन के अंदर हमने ये जो है ना जाकर एज इट इज़ जो है इसको यूज़ कर लेना है। और इसको अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ये कर्ली ब्रैकेट्स, और इसको जो है ना हम रिटर्न कर देते हैं डायरेक्ट। ये आपने बनाया हुआ है जी एक फंक्शन। अच्छा यूज, ये एक आपका सिंपल फंक्शन आ गया, ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है यूज कॉन्टेक्स्ट, और इसके अंदर आपने डायरेक्ट अपने कॉन्टेक्स्ट का नाम लिख देना। ये आपका बन गया जी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सिर्फ क्या किया है, अगर आप यहाँ तक देखें, इसको एक सादा फंक्शन बनाया, फंक्शन आपको रिटर्न क्या कर रहा है, यूज कॉन्टेक्स्ट आपका बिल्ट इन मेथड है, और ये आपको रिटर्न कर रहा है आपका पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपने सिंपल अब क्या करना है कि अपनी मेन ऐप जो है, यानी आपका जो main.jsx की फाइल है वहाँ पे आना है, ये रहा। ठीक है, अब इसको आपने रैप कर देना है उस प्रोवाइडर के साथ जो आपने बनाया। इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है थीम प्रोवाइडर, ये रहा, लेकिन हमने अपने कंपोनेंट को नाम दिया हुआ था खाली प्रोवाइडर। तो हम इसी प्रोवाइडर को कॉपी करेंगे और main.jsx के अंदर जाकर स्ट्रिक्ट मोड के अंदर प्रोवाइडर, और ये रहा, और ऐप को जो है ना इस प्रोवाइडर के अंदर रैप कर देंगे। आर को हटाएंगे, दोबारा लगाएंगे ताकि ये यहाँ पे आकर इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद ये सारे का सारा हमारा सेटअप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो अभी काम किया ना, उसका पेरेंट बनाओ, उसका चाइल्ड बनाओ, फिर काम करो, अब हम नहीं ये करेंगे। और अभी भी देखो हमारा काम सही नहीं हुआ, स्टेट हुक सही तरह से नहीं चल रही, यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, ये रहा अनकैच एरर, सेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो एक्टिंग कर रहा है ना, तो ये यहाँ पे जो है ना हमारे पास एरर आ रहा है। तो अभी भी काम सही नहीं चल रहा, हालांकि हमने इतना ज़्यादा कोड किया है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप आसानी से आओ,
ये जो स्टेट पेरेंट कंपोनेंट का बनाया हुआ था आपने कंपोनेंट, इसको यूज़ करने की अब ज़रूरत नहीं है। आप इसको कर दो यहाँ से डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, आपकी मर्जी है। मैं इसको ये कर देती हूँ कि app.jsx के अंदर जाकर इधर से इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब इधर से रिमूव कर दिया तो ये मुझे वेबसाइट में भी कहीं पे भी जो जाके जो है ना वो शो नहीं होगा, और नैव बार से भी इसको मैं हाइड कर दूँगी। सही है, पड़ा हुआ है इसका कोड लेकिन यूज़ नहीं हो रहा आप कहीं पे भी। अब होम का जो कंपोनेंट है वो सेपरेट है, कंडीशन जो है वो सेपरेट है, स्टेट हुक जो है वो सेपरेट है। अब हम वही काम कर सकते हैं यहाँ पे आकर। क्या नाम था हमारे इधर स्टेट का, स्टेट हुक, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास थी एक एरे स्टेट की, ऐसा ही था। तो जो काम यहाँ पे था हम उसी काम को अब करेंगे अपने context.jsx के अंदर। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आते हैं const state set state इज इक्वल टू, और क्या वैल्यू थी उसकी, यूज स्टेट यूज स्टेट और 10 वैल्यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्टेट और सेट स्टेट यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर एक पैरामीटर यूज़ करेंगे वैल्यू का, और उसके अंदर जाकर ये पास करेंगे। अब हम आते हैं होम के अंदर, और सिंपल काम है ये। स्टेट जो पैरामीटर पास किया हुआ था इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे आकर इसको कॉल कर लेते हैं कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट स्टेट और इज इक्वल, और ये कहाँ से आ रही है, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, यूज थी, ठीक है। ये अब यूज थीम को आप यहाँ से कट करेंगे और इंपोर्ट कर देंगे। और अगर यहाँ पे आई गए हो आज हसन, तो ज़रा चुप कर जाओ, आगे बड़ा मुश्किल टॉपिक छिड़ा हुआ है आज, है 10। इसकी इनिशियल वैल्यू कहाँ गया, 10 पीछे लिखा हुआ था, ये इसकी इनिशियल वैल्यू हमने 10 दी हुई है इसको, ठीक है। तो अगर हम होम के अंदर आए, अब होम का कंपोनेंट ये रहा हमारे पास, एरर ये आ गया इसमें डायरेक्ट, 2 routes मैच दी होम कंपोनेंट नो routes मैच होम कंपोनेंट है तो सही यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्लैश होम लिखा, ये रहा। अब आप देखो ये 10 यहाँ पे आ गया। अब कोई खिचड़ी मचाने की जरूरत पड़ी, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, और यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ। अब अच्छा, ये इस पे हम क्लिक करते हैं ना तो वो पूरा होम खोल देता है। अब देखो, अब वो जो नीचे कंपोनेंट आ रहा था स्टेट कंपोनेंट, वो वहाँ पे आने की जरूरत पड़ी आपको, तो क्या मसला है, इस पे राउट ही गलत लगा हुआ है, ये ठीक है। अब ये 10 आपका यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हो ना तो आसान काम है आपको। यहाँ पे भी आपके कंपोनेंट का नाम क्या था, रीयूजेबल कंपोनेंट। रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर आओ, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी स्टेट, ठीक है, इज इक्वल टू यूज थीम, और इसको स्टेट की स्पेलिंग गलत है, चलो कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमने पास की हुई है ना ये स्टेट, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और रीयूजेबल कंपोनेंट के अंदर पेस्ट करते हैं। ये यूज थीम भी हमने कहाँ से लिया है, यहाँ से, इस फंक्शन का नाम, ठीक है। और ये अब स्टेट्स क्या बन चुकी हैं आपकी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से हम इस कॉन्टेक्स्ट को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करें पूरी रिएक्ट ऐप में। आप किसी भी कंपोनेंट में चाहो, चाहे वो सब चाइल्ड है, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट है, आप हर जगह पे इनको एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब आप इनको वैल्यू के अंदर पास करोगे तभी आप इनको यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इनको यूज नहीं कर सकते। अच्छा, रीयूजेबल कंपोनेंट में आते हैं स्टेट, और यहाँ पे आकर ना हेडिंग के बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाती हूँ और अपने स्टेट वेरिएबल को कॉल करती हूँ। तो अब आप देखो ये यहाँ पे आ गया। अब काम आसान था कि पहले आसान था? पहले इतनी जो खिचड़ी मची थी उस पर समझ भी नहीं आती थी आपको, ठीक है।
इसको करें, इसको ज़रा देखें। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल था आप लोगों के लिए, समझने में भी जो है वो बहुत मसला हुआ है, लेकिन इसको करें। और इसके बाद एक और चीज़ होती है जो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, लेकिन वो मेरा अभी थोड़ा सा है तो नहीं कि अभी आप लोगों को करवा दूं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वो कर लें क्योंकि उसी बेस पर आजकल हायरिंग्स हो रही हैं, ठीक है। पहले ये होता था कि आपसे पूछा जाता था कि आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई रिएक्ट के साथ आती है कि नहीं आती, तो अगर आप कह देते थे ना कि हमें रिएक्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट एपीआई आती है और फिर वो आपसे पूछते थे रिडक्स आती है आपको, हम कहते थे नहीं आती। इससे पहले जब मैंने काम किया था मुझे भी नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरे से यही पूछा था कॉन्टेक्स्ट एपीआई आती है, तो मैंने कहा था जी आती है। रिडक्स आती है नहीं आती, ठीक है। तो उन्होंने हायरिंग कर ली थी क्योंकि कॉन्टेक्स्ट एपीआई अगर आपको आती है तो आप अच्छी तरह से रिएक्ट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अब ये मसला हो चुका है कि अगर आप कहते हो ना हमें रिडक्स नहीं आती, तो आपकी हायरिंग नहीं होती, क्योंकि रिडक्स जो है वो बड़ी बड़ी ऐप्स के लिए यूज़ होती हैं। ये छोटी छोटी ऐप्स हैं, छोटे छोटे मसलों के लिए कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ होती है, लेकिन बड़ी चीज़ों के लिए वो यूज़ नहीं होती, ठीक है। तो वो एक मेन चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है आजकल के हिसाब से। अगर आप कोई 1.5 साल पहले चले जाएं तब इनकी ज़रूरत नहीं थी, तब तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई का भी कोई नहीं पूछता था, ठीक है। लेकिन अब ज़रूरत है, और सिर्फ रिडक्स की नहीं, रिडक्स टूल किट और रिडक्स के साथ पता नहीं क्या क्या अब आ गया है, तो उन सब की ज़रूरत होती है। तो इसको ज़रा करें, और इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे देती हूँ आसान सा। वो प्रोजेक्ट ये है कि आप लोगों ने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन नैप बार में होता है, वो देख लेते हैं कोई वेबसाइट है। अब वो इतना उसको कौन खोले जाके, पहले इसमें था शायद, नहीं है ये नहीं, इमेजेस खाली AWR पता नहीं क्या था, लेकिन चलें हाँ ई कॉमर्स की कोई वेबसाइट देख लेते हैं। लाइमलाइट की भी वैसे है हमारे पास, उसमें भी वो शॉपिंग कार्ट का ऑप्शन होता है। ये राजी बैग का ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या होता है आपकी वेबसाइट के नैप बार में या हेडर के अंदर, ठीक है। लेकिन ये अपडेट कहाँ से होता है, यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ पे आते हैं वापस अपनी वेबसाइट में, आपको जो भी प्रोडक्ट खरीदना होता है देखिए आप इधर आए, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, लेटर इसको कह देते हैं नोटिफिकेशन के लिए, माशाल्लाह ये उम्मीद थी। रीलोड नहीं रहने दो। अच्छा जी, ये देख लें पहले क्या है, हमारे पास सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ रही है। जब हम किसी प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो हमें मिल जाती है जो उस प्रोडक्ट की डिटेल। देखें ये आ गया आपकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट। आप लोगों ने भी ऐसे ही बनानी है, एरे और मैप करना मैंने बताया हुआ है पहले, ठीक है। ये एक इमेज आएगी, इमेज के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, और उसके बाद इसकी प्राइस, और इसको जो है ना बंद करते हैं। अब इसके ऊपर हमें ये ड्रेस पसंद आ गया, ठीक है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब क्या होगा, हमें इस प्रोडक्ट की मिलेगी डिटेल, प्रोडक्ट की डिटेल आ गई, सही है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। अब जैसे ही ऐड टू कार्ट हो गया, आप देखो ये अपडेट हो गया यहाँ पे 1 के साथ, ठीक है। दूसरे पे मैं दोबारा इसी के ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो गई। ये काम कल कर किया। प्रोडक्ट, ये रहा आपका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिटेल, जिस भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें उसकी डिटेल आए, ठीक है। और जब ऐड टू कार्ट करें तो इधर जाकर आपको वो शो हो जाए। अब ये प्रोडक्ट की ये डिटेल कैसे हम लोग भेजेंगे आगे। अगर तो होता आपके पास डेटाबेस तो आपने डेटाबेस का जो काम है ना वो कर लेना था, लेकिन अभी डेटाबेस नहीं है तो क्या करें। डेटाबेस नहीं है तो आसान काम है ये कि आप एक सेपरेट फाइल बनाएं। मैं ये सारा ये जो रश है ना एक दफ़ा इसको ख़त्म करती हूँ।
लोकल स्टोरेज में अब जो स्टोर करवाने का काम है ना, वो भी आपने कॉन्टेक्स्ट में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं वापस, और हसन आप आवाज़ ना है आपकी। हाँ, सिर्फ पेरेंट और चाइल्ड को रीयूजेबल जो डाटा होगा वही कॉन्टेक्स्ट बेस करना है, या फिर कोई और डाटा भी कोई भी और भी डाटा, बिल्कुल गट। अच्छा, एसेट्स के अंदर आते हैं, एक फाइल बनाएंगे हम लोग data.js। इसमें हम बनाएंगे एक एक्सपोर्ट का फंक्शन, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसको नाम दे देते हैं प्रोडक्ट डाटा, ठीक है। प्रोडक्ट डाटा में हम सिर्फ आकर ये कर देते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स आपको पता है कि जितने प्रोडक्ट्स होंगे उतने आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे। आईडी सबसे पहले इसको देंगे, बल्कि ये हम खुद क्यों बना रहे हैं, हम इधर आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, चैट जीपीटी के पास चले, ठीक है। अच्छा, क्रिएट दी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो उसको कहा जाता है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑब्जेक्ट्स डाटा फॉर दी ई-कॉमर्स लाइमलाइट प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट दे देते हैं, उसके बारे में हमें बना के दे दे, हमें सिर्फ यही चाहिए डाटा का स्ट्रक्चर, यानी एपीआई से डाटा हमारे पास किस तरह से आएगा। अच्छा जी, कैटेगरीज और उसने और पता नहीं क्या क्या डाल दिया है इसमें, लेकिन हम इसको कहते हैं ड्रेस, क्या उसका बना के दे, ये रहा, सही है। अच्छा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसने आपको दे दी, कोई 6 प्रोडक्ट्स की दी है इसने, हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। अब इसमें ये हमें दे क्या क्या रहा है, सबसे पहले आईडी, आपके एड्रेस का नेम, उसकी प्राइस, उसकी कैटेगरी, उसके साइजेस, उसके कलर, उसकी इमेजेस, इमेज एक दे रहा है लेकिन आप इसको मज़ीद इमेजेस भी कर सकते हो, रेटिंग और इन स्टॉक है या नहीं है, ठीक है, सोल्ड आउट, ये वाली चीज़ के लिए। अच्छा, अब आप क्या करोगे, प्रोडक्ट की लिस्ट में ना, जैसे ये यहाँ पे आ रहे थे ना सारे के सारे आपके प्रोडक्ट, इसमें क्या आ रही है, सिर्फ 3 चीज़ें, इमेज, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी, या उसका आपके ड्रेस का नाम या उसकी प्राइस, ठीक है। आपने एक कंपोनेंट बनाना है, यहाँ ये मैं, अच्छा आप कंपोनेंट्स के अंदर आ जाएं, कार्ड हमने बनाया हुआ पहले से। अच्छा, आप यहाँ पे आकर इसको नाम दे दें प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JSX, RAFCE, ये रहा। प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अब उस डाटा को गेट करें और मैप करवा दें, ठीक है, वो जो डाटा हमने यहाँ पे बनाया हुआ। कैसे करेंगे, प्रोडक्ट डाटा एरे ही है ना एक सिंपल, तो प्रोडक्ट डाटा ए हटा के दोबारा हटाएंगे, ये हो गया। यहाँ पे एंटर डॉट मैप कर लो, और आइटम, जो भी आइटम है आपकी, आप वो यहाँ पे आकर इसको डिस्प्ले करवा दो। एरर क्यों शो करवा रहा है, अच्छा यहाँ पे है, ये रहा, ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट के अंदर जो है ना वो हमने एम्प्टी फ्रेगमेंट्स नहीं लगाई, ये रहा, इस वजह से आती है। अच्छा, अब आप यहाँ पे आकर ये कर सकते हैं, इमेज के लिए IMG का टैग, SRC कर्ली ब्रैकेट आइटम डॉट, ये देखो डॉट लगाने की देर हुई, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो सारी यहाँ पे आ गई। इसका मतलब है कि हमने सही तरह से डाटा की API वाले जो डाटा वाला उसको फेच कर लिया। आप यहाँ पे इमेज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या आती है आपकी नेम प्रोडक्ट का, तो हम उसको स्पैन के अंदर रैप कर सकते हैं। मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाती हूँ, आइटम डॉट और नेम, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल एंटर और पैराग्राफ लिख लेते हैं, और यहाँ पे आकर आइटम डॉट प्राइस, सही है। अब क्या होगा, जैसे ही कोई भी बंदा आइटम डॉट प्राइस पे क्लिक करेगा, इसकी जो आईडी है वो कहाँ चले जाएगी, अगले पेज में, ठीक है। अगला पेज कौन सा है आपका,
प्रोडक्ट डिटेल वाला। तो आप यहाँ पे आएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेल .jsx। यहाँ पे आप आकर करेंगे RAFCE, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। अब सबसे पहले तो राउट बना लेते हैं ना, app.jsx के अंदर जाते हैं, और ये जो पिछले है ना, मैं इनको ज़रा कम ख़त्म करती हूँ अभी के लिए ताकि थोड़ा रश कम हो यहाँ पे। और होम के नीचे आ जाते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ 2 दफ़ा, एक प्रोडक्ट डिटेल के लिए और दूसरा किसके लिए है, प्रोडक्ट लिस्ट के लिए। ऐप के अंदर ये रहा, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट पहले है तो मैं इसको पहले ले जाती हूँ, डिटेल बाद में, तो डिटेल के लिए टी हटा के दोबारा लिखेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा, एल हटाकर दोबारा लिखेंगे, ये इंपोर्ट हो जाएगा। और इसको कंट्रोल W करते हैं, कंट्रोल V। इसका राउट जो है ना वो मैं बनाती हूँ प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। लेकिन इसका जो मैं राउट बनाऊंगी ना, वो मेरा राउट होगा डायनेमिक राउटिंग। क्या होगा, डायनेमिक राउट। स्टैटिक राउट में क्या होता है, आप यहाँ पे राउट का नाम लिखते हो, एज इट इज़ वो राउट आपको आपके इधर आकर जो है ना वो शो हो जाता है, ऐसा ही है। लेकिन डायनेमिक राउट में ये नहीं होता, आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे लेकिन उसकी आईडी जो है वो आपके पास क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। वो कैसे, यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नाम देती हूँ प्रोडक्ट माइनस। अच्छा, राउट्स बनाते वक्त कभी भी कैपिटल लेटर्स को यूज़ नहीं करते, हमेशा हाइफन को यूज़ करते हैं और फिर अगला लेटर लिखते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट, या इसके बजाय आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, स्लैश, बेहतर ये है इसको यूज़ कर लें, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट और ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा यहाँ पे वापस आते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट और अंडरस्कोर डिटेल, ठीक है। और इसके बाद अब मैं स्लैश लगाती हूँ। अब क्योंकि ये मेरा डायनेमिक राउट है, इसकी आईडी जो है वो चेंज होती रहेगी। देखो मेरे पास है 6 प्रोडक्ट्स, पहले प्रोडक्ट की डिटेल के लिए मैं आईडी पास करूँगी तो उसकी आईडी क्या होगी, 1। दूसरे प्रोडक्ट को अगर मैं सिलेक्ट करूँगी तो उसकी आईडी क्या होगी, 2। तीसरा प्रोडक्ट में सिलेक्ट करूँगी तो उसकी आईडी क्या होगी, 3। तो ये जो आईडीज़ हैं वो मैं पास करूँगी प्रोडक्ट डिटेल को, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आकर लगाना पड़ेगा :ID, ठीक है। ये क्या हो गई है, ये मेरा एक वेरिएबल बन चुका है, और वेरिएबल की वैल्यू आपको पता है कुछ भी हो सकती है और वो चेंज होती रहती है। अब क्या करेंगे, वापस जाते हैं प्रोडक्ट डिटेल के अंदर। अब जैसे ही मैं यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट अपना सेलेक्ट करूँगी, नैव बार के अंदर चले जाते हैं, प्रोडक्ट्स को वहाँ पे जो है ना वो हम नैव बार, ये सारा रश यहाँ से ख़त्म करती हूँ और होम की भी हटाकर कंट्रोल E, और इसको मैं नाम दे देती हूँ प्रोडक्ट लिस्ट का, ठीक है। और नाम क्या, हमने अभी जो राउट बनाया था वो राउट क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट का। ये नैव बार में वापस आते हैं और 2 की जगह पे आकर प्रोडक्ट लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि प्रोडक्ट लिस्ट पे जब मैं क्लिक करूंगी, मुझे ये प्रोडक्ट्स के नाम शो हो रहे हैं, इमेजेस शो नहीं हो रही क्योंकि ChatGPT ने रैंडम URLs डाले हुए हैं। आप इमेजेस को डाउनलोड करके, जिस तरह से हम इमेजेस लगाते हैं, आप वैसे ही डाटा के अंदर आकर इमेजेस को ऊपर इंपोर्ट करोगे और इमेजेस का जो नाम है वो वेरिएबल यहाँ पे आके लिखोगे, कोलन के बगैर, जैसे वेरिएबल आप वहाँ पे पास करते हो। अच्छा, अब क्या है कि मैं किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करती हूँ, मैं इस डिव को जो है ना क्लास दे देती हूँ BG ग्रीन और 400, इसकी जो विड्थ है ना वो मैं इसको जो है दे देती हूँ 350 पिक्सल। ये हो गया, थोड़ा सा कार्ड की शक्ल जो है ना इसकी बन जाए। ये क्या हो गया है, अच्छा चाइल्ड को दे दिया है, अच्छा कंट्रोल Z करते हैं और इनके दरमियान थोड़ा सा जो है ना वो मार्जिन दे देते हैं, M, और 4 कर देती हूँ, चारों तरफ से ये जो है ना वो ये ले लेगा, ठीक है। ये एक आप समझ लें कार्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही मैं इसके ऊपर
क्लिक करूंगी तो क्या काम होगा, इस कार्ड की डिटेल जो है वो अगले पेज पर नेविगेट हो जाएंगी। किस तरह से वो हम बताते हैं। यहाँ पे एक बटन बना लेते हैं, ऐड टू कार्ट बटन, और इसको क्या देते हैं ऐड, या व्यू डिटेल्स का होगा मेरे ख्याल से, व्यू डिटेल्स। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन क्लिक का। उस वक्त हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने एक पेज को, राउट को। ठीक है, तो राउट को कॉल करने के लिए आपके पास एक हुक होती है जिसका नाम है नेविगेट हुक, यूज नेविगेट। वो हुक क्या करती है कि एक पेज से दूसरे पेज पर आपको नेविगेट करने में हेल्प करती है। अब पहले जब हमने एक पेज से दूसरे पेज में जाना होता था ना HTML CSS में, हम एंकर टैग को यूज करते थे, लेकिन एंकर टैग तो पेज को रीलोड कर देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, नेविगेट हुक। तो कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लेते हैं, नेविगेट इज इक्वल टू, लिंक भी यूज कर सकते हैं लेकिन वो लिंक करेगा उसमें आईडी नहीं पास करेगा। ठीक है, तो यूज नेविगेट, ये आपकी एक हुक आ गई है। और ये हुक क्या करेगी, आप ऑन क्लिक के ऊपर बल्कि एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट हैंडल नेविगेट। ये कल अगर काम ना हुआ तो जुर्माना भी बड़ा होगा क्योंकि काम बड़ा है। सही है, तो ज़रा इसको, मुझे पता है अभी आप लोगों को इतनी समझ नहीं इसकी आई, लेकिन ये घर जाके करना है। और कल जो छुट्टी भी नहीं करनी है आप लोगों को, पता चले कि कल हम छुट्टी कर लेंगे, ना हुआ तो फिर आप मुझे मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा ना। ठीक है, या पहले ग्रुप में कांटेक्ट कीजिएगा, कोई बता दे आप लोगों को, या आप लोगों को अगर उनको भी ना आता हुआ तो फिर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, फंक्शन बना देंगे। हाँ जी, ये बताने के लिए नहीं मैसेज करना कि मैं कराची चले गया हैं कल, क्यों, माशाल्लाह भाई, नेविगेट। अच्छा, ये जो वेरिएबल हमने बनाया है ना, इस वेरिएबल को करेंगे कॉल, और इस वेरिएबल के अंदर पास करेंगे राउट। बैटिक्स को यूज करेंगे क्योंकि वेरिएबल हमने पास करना है, तो इसके लिए हम लोग राउट यूज करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट डिटेल वाला, क्योंकि इसके साथ हमने वेरिएबल बनाया हुआ है आईडी का। ये डायनेमिक राउट है, तो हम क्या करेंगे, ये पास करेंगे, और कोलन की जगह पे डॉलर का साइन लगाएंगे और आईडी को रैप कर देंगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पे भी आकर हैंडल नेविगेट वाले फंक्शन में भी जैन, कल तुमने तो आना नहीं है, अगलों को तो आने दो। ठीक है, आईडी पास करेंगे हैं, हाँ बस, तो तुम लोगों ने पहले कौन सा कर लेना। हाँ, अब सुकून है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऑन क्लिक के अंदर जाकर अपने फंक्शन को करेंगे कॉल हैंडल नेविगेट, और यहाँ पे अब पास करेंगे आईडी। अब आईडी कौन सी होगी, जो हमारे वेरिएबल के अंदर ये वाली आईडी है। हम यहाँ पे आकर करेंगे आइटम डॉट आईडी। ठीक है, अब आप देखिएगा जरा, मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूंगी, अभी आप मेरा राउट देखें क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट। मैं इस किसी की भी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखें उसके अगेंस्ट जो आईडी थी वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं 6 वाले प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ, लास्ट वाले के ऊपर, तो यहाँ पे आपको 6 देखने को मिल रहा है। अब इस आईडी को कंपोनेंट में कैसे लेके आएंगे, पैरामीटर से कोई वैल्यू कंपोनेंट में कैसे लाते हैं, इसके लिए एक आपके पास हुक होती है, बहुत सारी हुक्स होती हैं, यूज लोकेशन हुक भी होती है, यूज पैरम हुक भी होती है। तो हम यहाँ पे आकर बना लेते हैं कौन, वो जो ऊपर पैरम्स के अंदर है वो हमारी आईडी है, तो हम यहाँ पे आकर डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं, आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स। ये रहे। अब इसी आईडी के वेरिएबल को मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और प्रोडक्ट डिटेल के साथ लिख देती हूँ। अब आप देखो ऊपर अगर आईडी 6 है तो यहाँ पे भी 6 नज़र आ रहा है। वापस जाते हैं, ये कोई चौथा प्रोडक्ट है हमारा 4, और यहाँ पे भी 4 आ गया। अब आपने यहाँ पे एक फाइंड का मेथड लगाना है,
लगा के दिखा ही देती हूँ, सारा तो मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे आ जाते हैं कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, आपकी एरे का नाम क्या है दानियाल, बड़ी बातें आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्ट डाटा, यही जो डाटा के अंदर आपकी एरे है, ठीक है। प्रोडक्ट डाटा, इसको कॉपी करो, डॉट फाइंड का मेथड लगा दो। फाइंड क्या करेगा, आइटम को, ठीक है, फाइंड करेगा, कहेगा कि भाई आइटम के अंदर जो आईडी है अगर वो इक्वल है हमारी पेरेंट्स की आईडी के, तो फिर क्या करो, हमें प्रोडक्ट्स की एक पूरी की पूरी एरे दे दो। ये हमें दे देगा। कंसोल करके देखते हैं जरा इस प्रोडक्ट को कि हमारे पास क्या आया है, CLG प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट, कॉपी, इंस्पेक्ट, चेक करते हैं कि भला चौथे नंबर की डिटेल आई है कि नहीं, नहीं आई जी, अनडिफाइंड, कोई गलती हो गई होनी है। प्रोडक्ट डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी, और इसको जो है ना पहले रैप कर लेते हैं एक नंबर के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग होगी तो हम इसको नहीं, बल्कि वो भी तो स्ट्रिंग ही है, चेक कर लेते हैं, आ गई है जी। अब आप देखें वो पूरी की पूरी डिटेल जो आपकी डाटा बेस के अंदर, वो डाटा के उसके अंदर थी, वो आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल रही है। किसकी बेस पर, सिर्फ और सिर्फ इस आईडी की बेस पर। तो इसी तरह से बैकएंड के साथ काम होता है, आपने इसी डिटेल को यहाँ पे शो करवा देना है, फेच करवा देना है, वही प्रोडक्ट को मैप कर लेंगे और वही सारी की सारी चीज़ें। तो कल ये कंप्लीट के इस तरह से पहले लिस्ट आए, लिस्ट के ऊपर क्लिक करें, आप नेविगेट कर जाएं। यहाँ पे भी आप देखिए इन्होंने आईडी जो है वो इस तरह से दी हुई है, हमने थोड़ी सी ज़रा जुगाड़ लगाया हुआ, 1 2 3 दे दिया, इन्होंने नंबर्स दिए हमें प्रॉपर उनको, ठीक है। आईडी के बाद यहाँ पे भी देखें क्वांटिटी, ये कार्ट में कितनी, अब ये फंक्शनैलिटी आप लोगों ने करके आनी है। ऐड टू कार्ट पे पहले क्लिक करें तो इसी तरह से मॉडल ओपन हो, ठीक है। अब इसके ऊपर क्रॉस करो तो ये बंद भी हो जाता है, ये भी होना चाहिए। क्लिक, इधर वैल्यू अपडेट भी हो रही है, मैंने 4 दफ़ा क्लिक कर दिया तो 4 दफ़ा ये आ गया, और ये डिटेल्स, ये मॉडल आना चाहिए इस तरह से। क्रॉस पे बंद, 1 मिनट, और जो भी प्राइस है उसकी, दानियाल ने सर पकड़ लिया अपना, ठीक है। तो जो भी प्राइस है, अच्छा 2 चीज़ें, काउंटर हमने किया था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वही सारी सीन यहाँ पे है कि 1 से कम नहीं होना चाहिए और प्लस करते जाएं, ठीक है। तो ये आता जाएगा इंक्रीमेंट, और इसकी प्राइस भी जैसे ही क्लिक करते जाएं, तो 9 है अगर प्रोडक्ट्स, तो 7000 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, जो आता है वही। अगर आप कार्ड पे क्लिक करें तो आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाए, और आप उसको डिलीट भी कर सकें और एडिट भी कर सकें। समझ आ गई, ये क्रेड पहले किया हुआ। हाँ, अब बताओ कल कौन कौन आएगा। ये कर लें, ये सही चीज़ है आप लोगों के लिए। हाँ ज़रूर, हाँ जी। तो ये काम है जी, ये करना है आप लोगों ने। लाइमलाइट की वेबसाइट का लिंक मैं भेज देती हूँ, प्रोडक्ट का भी भेज देती हूँ। जो कल ना करे तो फिर वो ऑर्डर करके ये ले आए, सही है, ये वाला सही है। हाँ नहीं, ये तो नहीं सही, लेकिन चलो कोई नहीं, इसी से भी काम चल जाएगा, सही है। हाँ बिल्कुल, हाँ वो फिर मैं लेके आऊँगी ना आप लोगों के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वाले चले गए हैं सारे। रिकॉर्डिंग ले